नमस्कार, आपके ही स्वास्थ्य से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा और आज हम बात करेंगे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में दिखने वाले डायबिटीज़ के उन लक्षणों की जो हमारी ज़िंदगी में उलझनें पैदा करता है। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जो आजकल सिर्फ बड़ों ही नहीं बल्कि बच्चों को भी होने लगी है। लाइफस्टाइल में खराबी, खान पान में गड़बड़ी, मोटापा और फैमिली हिस्ट्री की वजह से बच्चे भी डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। कई बार माता पिता को ये पता भी नहीं चलता कि उनका बच्चा डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है। पेरेंट्स का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं क्योंकि लोगों को लगता है बच्चों को मधुमेह की समस्या कैसे हो सकती है। ये तो काफ़ी उम्र के बाद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे भी डायबिटीज़ के शिकार होते हैं और उनमें दिखने वाले लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज इस खास शो में हम बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, जो गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं में देखा जाता है। क्यों गर्भधारण करते वक्त कई महिलाएं डायबिटीज़ की चपेट में आ जाती है, इससे किस तरह की जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान महिला के डायबिटिक होने पर इससे उनके आने वाले बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नासिमुर रियाज उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इस शो में। सबसे पहले डॉक्टर साहब बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। आखिर वो क्या चेंजेस होते हैं महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान, क्या मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वे डायबिटीज़ की शिकार हो सकती है, डायबिटीज़ की चपेट में आ सकती है? जी। पहले तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये टर्म से बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं कि उनको, बहुत सारे लोग को ये नहीं पता कि प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को अगर आम लोगों को अगर समझाया जाए तो ये डायबिटीज़ जब प्रेगनेंसी होता है उस दौरान होता है। इसको हम टेम्परोरी टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये जैसे ही प्रेगनेंसी जैसे डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी ख़त्म होता है, ये फिर नॉर्मल हो जाता है और प्रेगनेंसी से पहले उनको डायबिटीज़ नहीं होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसीलिए इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। आज के तारीख में करेंटली देखा जाए तो इंडिया में 1 मिलियन से ज़्यादा जेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। इसीलिए इसको डायग्नोसिस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिप्सी डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, एक इंडियन सोसाइटी, एक फोरम है, उन्होंने इसका जो गाइडलाइन है कैसे इसको हम जांच करते हैं, वो जो WHO का गाइडलाइन के हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। जो WHO का गाइडलाइन कहता है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी या 24 वीक के दौरान उनको शुगर टेस्ट करना चाहिए। शुगर या हम उसको ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट कहते हैं। बट इंडियन सिनेरियो में इतना ज़्यादा ये मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए जो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है ये कहता है कि फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, जैसे ही प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट विजिट होता है डॉक्टर के पास, उस टाइम में ही उनको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट कराना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे ये कि शुगर लेवल कितना होना चाहिए, जो ऐसे भी प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी चीज़ें जो है बढ़ जाती है, ऐसे में शुगर लेवल कितना होना चाहिए ऐसे महिलाओं में? नॉर्मली क्या होता है कि जब आदमी नॉर्मल आदमी रहता है उसका हम कट ऑफ अलग से रखते हैं, उसका गाइडलाइंस अलग है, शुगर उनका लेवल अलग होता है। बट प्रेगनेंसी एक ऐसा बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होता है, बहुत सारे हार्मोन के चेंजेस होने के कारण शुगर का जो पैरामीटर है, हम फास्टिंग शुगर को 95 और या उससे बिलो रखते हैं। अगर 95 से ज़्यादा है तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। बट एक अगर नॉर्मल इंसान है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसको हम डायबिटिक होने के लिए 126 या उससे अधिक अगर फास्टिंग शुगर है तब हम कहते हैं कि उनको डायबिटीज़ है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में ये पैरामीटर्स बहुत कम हो जाता है। उसी तरह 2 घंटे बाद जो हम टेस्ट करते हैं तो इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ में 140 या उससे बिलो होना चाहिए। और नॉर्मल पीपी पोस्ट प्रेंडियल खाने के 2 घंटे बाद, तो उसमें 140 या उससे बिलो होना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल आदमी है तो उसमें हम डायबिटीज़ होने के लिए पोस्ट प्रेंडियल को 200 से अधिक होने से ही हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, लक्षण किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के संकेत सामने आते हैं जब महिलाएं प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही होती है? कुछ खास लक्षण होते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम कभी कभी टेम्पररी टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि इसका भी जो लक्षण है, जो सिम्टम्स, साइंस जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, इसका भी टाइप 2 के साथ मिलता जुलता है। तो टाइप 2 में जैसे ये होता है कि अधिक मात्रा में लोग को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ है।
प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि देखिए, जैसे प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक ऐसा कंडीशन है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है या जैसे कंसीव होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, पेशेंट को नौजिया होता है, वोमिटिंग होता है, यूरिन बार बार जाने का उनको टेंडेंसी होता है, गला सूखता है। तो ये दोनों सिम्टम्स कॉमन हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी ये सिम्टम्स तो होता है। जो संकेत है उसको थोड़ा पता लगाना मुश्किल है। इसीलिए जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो कहता है कि फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप पे ही आप शुगर को जांच करें, ताकि उस वक्त आपको पता चल जाए तो आपका इंटरवेंशन लेने के लिए और कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। उसके अलावा जो सिम्टम्स है वो बार बार पेशाब लगना, उसके बाद से उनको हंगर, उनको बहुत खाने का उनका जो मतलब ये होता है, हंगर बढ़ जाता है, फिर प्यास लगता है, गला सूखता है, इरिटेशन होता है, कमजोरी होता है, ये सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। है ना सब, किन महिलाओं में इसके चांसेस ज़्यादा है? अगर पहले उनको कोई प्रॉब्लम रही हो प्रेगनेंसी से पहले, तो ऐसे में क्या उनमें चांसेस ज़्यादा होता है? यस, तो इसमें जो रिस्क फैक्टर हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए, जो सबसे प्रथम है वो ओबेसिटी। अगर BMI 30 से ऊपर है तो उनको होने का संभावना, रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है। नंबर 2 पे होता है कि लेट प्रेगनेंसी, जैसे 40 साल या उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का संभावना बढ़ जाता है। तीसरा होता है कि अगर उनके प्रीवियस हिस्ट्री में अगर जो बच्चा है वो अधिक वेट का हुआ हो, या कोई फैमिली हिस्ट्री में अगर उनको डायबिटीज़ है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का संभावना, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होता है। और डायबिटीज़ का किस तरह का असर महिलाओं के शरीर पर रहता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, और क्या जिस तरह आप बता रहे कि रिवर्सिबल या फिर ये पूरी तरह बाद में क्योर हो सकता है, हाँ। लेकिन क्या फिर भी उसके बावजूद कोई इम्पैक्ट छोड़ जाता है? यस, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम शुगर को देखें। अगर शुगर अनकंट्रोल है प्रेगनेंसी में तो माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसेमिया। बच्चा जितना उसको वेट होना चाहिए वज़न, उससे वो ज़्यादा अधिक हो जाता है, 4 kg 5 kg का एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो वो माँ के लिए भी खतरा है, बच्चे के लिए भी खतरा हो सकता है। प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। जब बच्चा वज़न उसका ज़्यादा होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने का नहीं होता है, उसमें सिजेरियन करना पड़ता है। प्लस स्टिल बर्थ हो सकता है, बच्चा पैदा होने से पहले वो उसकी मौत हो सकती है। तो ये सब फैक्टर है। माँ के लिए एक्लेम्पसिया हो सकता है। तो हमको चाहिए कि शुगर हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी में उनका हम नॉर्मल रखें। खान पान को लेकर भी कुछ खास बात आप कहना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि जब प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही होती है महिलाएं, तो उन्हें खान पान का खास ख्याल रखना पड़ता है, और जब डायबिटीज़ के चक्कर में आ जाती है तब तो और भी शायद रखना पड़ता होगा। यस, देखिए पहले का एक कंसेप्ट हुआ करता था कि जब कोई फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो बड़े लोग कहते हैं कि अभी तुमको 2 लोग का खाना खाना है। इस तरह का कुछ मिथ है। तो हेल्दी डाइट होना चाहिए, फ्रीक्वेंट होना चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल थोड़ा ऊपर के तरफ है तो आप खाने में मीठे से परहेज करना है, रिफाइंड जो शुगर है उसको अवॉइड करना है। ये उसके अलावा आप हेल्दी खाना खाइए जो माँ और बच्चे के लिए। ये कंसेप्ट कि मैं 2 लोग का खाना खाऊंगे तो वो सही नहीं है। मतलब ये एक मिथ है। ये मिथ है। खान पान में फिर भी कुछ परहेज ज़रूरी है। जो इस तरह के जिनके रिस्क फैक्टर जिनके साथ है उनको तो अच्छे से परहेज करना है, साथ में एक्सरसाइज भी करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट नॉर्मल वॉक करें, अनटिलनेस उनके गायनेकोलॉजिस्ट जिनसे वो दिखा रही हैं अगर उनका कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जैसे कुछ कंडीशन ऐसा होता है जिसमें प्लासेंटा नीचे की तरफ रहता है, प्लासेंटा प्रीविया, या कुछ इस तरह का मेडिकल कंडीशन जहाँ पे मना किया गया। अदरवाइज सब लोग को कम से कम आधा घंटा तो वॉक करना चाहिए थ्रू आउट। यानी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे होंगे? अगर शुगर जिस तरह बताते हैं कि ट्राइमेस्टर में पता करना चाहिए शुगर, तो ट्रीटमेंट उसके बाद किस तरह से होगा? सो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो फर्स्ट इनका ट्रीटमेंट होता है वो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी। हम न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस पर अगर उनका वो कंट्रोल आ जाए तब उसी को हम मेंटेन करते हैं। नहीं तो दवाई जो हम ओरल टैबलेट बोलते हैं,
अभी तक जितने भी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में जितनी भी दवाएं हैं उसमें से सिर्फ एक ही दवा है जो ऑफिशियली अप्रूव्ड है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो इंसुलिन का। अगर उस दवा से, उस मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी के बाद भी अगर हम शुगर नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंसुलिन इनिशिएट करने के लिए। तो जो गर्भावस्था के दौरान जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ होता है, तो ऐसे में और क्या कुछ बातें हैं जिन्हें महिलाओं को खास तौर से ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके बच्चे पर उसका असर ना पड़े? जी, तो पहला तो वो डाइट को मेंटेन करेंगे। हाँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसे ही डिलीवरी होता है शुगर एकाएक नॉर्मल हो जाता है। सपोज़ वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको दवा चल रहा है, इंसुलिन चल रहा है, जैसे ही उनका डिलीवरी होगा वो आम इंसान की तरह जैसे पहले थे उसी तरह उनका शुगर पैरामीटर्स आ जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिसको भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है भविष्य में 50% उनका चांसेस रहता है टाइप 2 डायबिटीज़ होने के लिए। 5 साल के अंदर 50% से ज़्यादातर लोगों का चांसेस रहता है कि वो टाइप 2 में हो जाएंगे। और जो लोग इस चीज़ को अच्छे से मेंटेन करते हैं वो नॉर्मल मतलब बिना डायबिटीज़ के वो रह सकते हैं। तो उसको सीरियसली लेना है। ये अलार्म एक है जिससे पता चला कि जेस्टेशन है। प्रेगनेंसी के बाद से वो मदर को अपने आप पे भी, बच्चे के साथ साथ उनको अपने आप पे भी ख्याल रखना है कि उनका शुगर ना बढ़े, अपने लाइफस्टाइल को उसी हिसाब से लेके चलना है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों पर होने वाले डायबिटीज़ के असर के बारे में भी आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नासिमुर रियाज जो जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट है। जी नासिमुर रियाज जी, पहले हम बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में होने वाले डायबिटीज़ के असर की, और अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि बच्चे जिन्हें हम समझते हैं कि डायबिटीज़ उनको नहीं होता है, लेकिन ये सत्य है कि बच्चों में भी डायबिटीज़ होता है, तो किन बच्चों में इसके चांसेस ज़्यादा है और कब संभावना ज़्यादा होती है? तो जो बच्चे में जो डायबिटीज़ जो हम कॉमनली हम सुनते हैं वो हम उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 भी होता है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। पहले जो टाइप 1 डायबिटीज़ जब पता चलता है, ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर होता है परिवार के लिए। बच्चा तो उस टाइम में छोटा होता है, उसको तो उतना नहीं समझ में आता है, वो उसका जो भी है कि वो बीमार के हिसाब से उसका जो रिएक्शन होता है, लेकिन परिवार के लिए बहुत बड़ा एक उनके लिए उनको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे पेशेंट हैं ऐसे बोलते हैं कि मेरा भी डायबिटीज़ नहीं है, मेरे परिवार में नहीं, मेरे बच्चे को कैसे हो गया, या मेरा बच्चा मीठा नहीं खाता है, या मेरा बच्चा ओबेज नहीं है, तो इसको कैसे डायबिटीज़ हो गया। तो ये घर वाले के लिए बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ होता है जब डायग्नोसिस होता है। बिल्कुल। सो टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाता है, जो नॉर्मली क्या होता है, बॉडी का एक सेल्फ मैकेनिज्म होता है जो बैक्टीरिया वायरस से बॉडी को बचाते हैं। वही जो सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो बीटा सेल जहाँ से इंसुलिन सेक्रेट करता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका कारण अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि जो शरीर में जो इंसुलिन का जो मात्रा होता है वो ऑलमोस्ट शून्य के बराबर हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। उसी टाइम में उनको डायग्नोसिस होता है और वो हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ और बाकी डायबिटीज़ में ये डिफरेंस है कि टाइप 1 नॉर्मली छोटे बच्चों में पाया जाता है, लेकिन वो किसी भी उम्र में हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन होता है। अभी तक उसके अलावा कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ इंसुलिन लगाना ही होगा। जी, यही डिफरेंस है डायबिटीज़ टाइप 1 और बाकी डायबिटीज़ में। बाकी डायबिटीज़ में होता क्या है कि जब आदमी को डायग्नोसिस होता है तो इनिशियल फेज पे वो टैबलेट्स पे लेके या डाइट एक्सरसाइज करके भी वो कम कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है कि आप डाइट एक्सरसाइज भी करेंगे तभी भी शुगर नहीं कम होता है, क्योंकि इंसुलिन का मात्रा शरीर में 0 के समान होता है। तो उनको बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ता है। और अभी तक जो भी ट्रीटमेंट है इंसुलिन, और इंसुलिन हमें पता है कि एक इंजेक्शन फॉर्म में आता है, नहीं तो आजकल पंप आता है जिसको हम इंसुलिन सिरिंज पंप कहते हैं, वो लगा के, बट ट्रीटमेंट वही है।
जिस तरह बता रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट सिर्फ एक है, इंसुलिन लेना है, लेकिन बच्चों में आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ भी हम देख रहे हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि अन्य डायबिटीज़ में जिसमें दवाइयाँ काम करती है, तो क्या बच्चे के केस में भी जो टाइप 2 अगर डायबिटीज़ होता है तो क्या दवाइयाँ काम करती है? हाँ, तो उस पर भी हम देखते हैं कि उनके एज के हिसाब से अगर बहुत छोटे हैं तो हम इंसुलिन प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सारा जो भी ट्रायल ये हुआ है सब एडल्ट पे हुआ है, तो वो कितना बच्चे के लिए सेफ़ है कि नहीं है, तो हम प्रेफर करते हैं कि इंसुलिन पे जाए बच्चे के लिए। और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हम दे सकते हैं जैसे वेट लॉस वगैरह करके। और जो टाइप 2 अगर इस तरह का अर्ली एज में होता है तो ज़्यादातर देखा गया है कि ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो मैंने जैसे कहा कि टाइप 2 और टाइप 1 में ये फ़र्क है कि टाइप 2 में हम डाइट, एक्सरसाइज इसको अगर हम बहुत ज़्यादा सीरियसली करें तो उससे भी शुगर का मात्रा बहुत कम हो जाता है। लगभग जिस तरह बात करते हैं बड़ों के लिए, जी जी, तो लगभग बच्चों के लिए भी सेम है, जैसे लाइफस्टाइल मेंटेनेंस। जी जी, हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी दवाइयाँ भी इस पर असर करती है और इंसुलिन जिस तरह से आप बता रहे हैं छोटे बच्चों में। लेकिन लक्षण हम कैसे पहचानें, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि कई बार होता है कि बच्चे मोटे नहीं हैं, ज़्यादा मीठा नहीं खा रहे हैं, उसके बाद डायबिटीज़ हो रही है। तो जो टाइप 1 का लक्षण है वो टाइप 2 और टाइप 1 का लक्षण में सिमिलरिटीज़ है, लेकिन टाइप 1 का जो लक्षण होता है वो अचानक से होता है। अगर विद इन अ वीक अगर उसको डायग्नोस नहीं किया जाए तो बच्चा आईसीयू तक पहुंच जाता है। होता क्या है कि जब शरीर में इंसुलिन का मात्रा कम हो जाए या ना के बराबर जब हो जाता है, जब टाइप 1 होता है, तो जितने भी डायबिटीज़ के लक्षण हैं वो अपने गुमान पे, अपने टॉप पे रहते हैं। जैसे उसको पेशाब लग रहा है तो उसको बार बार लग रहा है और वो सब अचानक से होता है। उसको प्यास लग रहा है तो वो दिन भर ही पानी पी रहा है, वो बिना मतलब लिटरली ऐसा होता है कुछ बच्चे मतलब उनको इतना डर हो जाता है कि पानी का बोतल साथ में लेके चलते हैं। बेड वेटिंग होता है, जैसे बच्चे जब बहुत छोटे थे तो बिस्तर गीला करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो नहीं करते हैं। जब जैसे उनको टाइप 1 होता है वो रात को बिस्तर फिर वो गीला कर देते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये जितने भी सिम्टम्स होते हैं टाइप 1 के वो एकदम सडन होते हैं और एब्रप्टली होते हैं, पूरा भयानक रूप से। अच्छा। कि माँ बाप देख के ही लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा ठीक नहीं है। मतलब ये चीज़ जो है वो धीरे धीरे नहीं है, धीरे धीरे नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन का मात्रा 0 नहीं हो जाता है, उसका मात्रा कम होता है और उम्र के साथ कम होता चला जाता है। तो उसमें सिम्टम्स जैसे मैंने कहा कि टाइप 2 डायबिटीज़ में आधा से ज़्यादा लोग को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, क्योंकि उनको सिम्टम्स धीरे धीरे होता है। कि कुछ लोग को लगता है कि रात को 2 बार पेशाब कर रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन ये जो टाइप 1 के जो होते हैं वो माँ बाप के नज़र में आ जाएंगे कि नहीं मेरा बच्चा ये जो भी हो रहा है ये 1 हफ्ता 10 दिन से ये बच्चा का एकदम उल्टा रूटीन हो रहा है, इतना पानी तो कभी नहीं पीता था, इतना पेशाब तो कभी नहीं करता था, बिस्तर पे तो नहीं करता था। तो ये इनका जो सिम्टम्स होता है एकदम दिखना शुरू हो जाता है। उस पर भी कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इसको सीरियसली ना ले परिवार वाले या सोचे कि नहीं ठीक है सही है कुछ है, तो ये बच्चे को अगर हम टाइमली अगर डायग्नोस नहीं करें तो बच्चे सीधा आईसीयू में चले जाते हैं। इसका जब जो कॉम्प्लिकेशन होता है अगर इसको टाइमली डायग्नोस नहीं किया जाए तो कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, एक टर्म है ये, या तो डायबिटिक कोमा भी हम कह सकते हैं कि बच्चे कोमा तक चले जाते हैं अगर इनको टाइमली इंटरवेनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है अगर इनको डायग्नोसिस हम सही टाइम पर ना करें तो। और डायग्नोसिस के लिए बहुत आसान है, अगर इस तरह का कोई भी है सिंपल सब पेशाब का जांच कराने से पता चल जाता है। अगर पेशाब में 2+, 3+ शुगर है तो पता चल जाता है कि नहीं ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह बता रहे हैं कि काफ़ी गंभीर स्थिति हो सकती है, ऐसे में पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे अगर उनके बच्चे डायबिटिक निकलते हैं तो किस तरह से ध्यान रखें? यस, तो वही जब मैं जैसे अपने पर्सनल लाइफ में टाइप 1 पेशेंट को देखता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जैसे ही डायबिटीज़ टाइप 1 डायग्नोस होता है घर वाले के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर के तरह होता है। तो पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट के घर वाले को समझाना कभी कभी ज़रूरी पड़ जाता है कि वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो समझ में भी नहीं आता कि डायबिटीज़ है क्या है। और पेरेंट्स इतना टूट जाते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी इसका इलाज हो तो हम चले जाएंगे, मेरे बच्चे को मतलब इससे ये हो। उनके लिए मेरा कहना है कि देखिए ये इसका कॉज अभी तक किसी को पता नहीं, लेकिन इलाज इसका है।
आपका बच्चा अगर वो इंसुलिन आप टाइम से दे रहे हैं, उसका शुगर कंट्रोल है, तो वो आम बच्चे की तरह ही रहेगा जैसे उसको डायबिटीज़ जिस वक्त नहीं था, जिस तरह का बच्चा था। बहुत सारे मेरे ऐसे आप पेशेंट हैं जो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बहुत सारे हैं जो महिला जिनकी शादी भी हुई, बच्चे भी हैं, तो वो आम इंसान की तरह सिर्फ और सिर्फ उनमें ये फ़र्क होगा कि वो दूसरे बच्चे या दूसरे इंसान से ये फ़र्क होगा कि उनको दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन लेना है। उसके अलावा वो आम इंसान की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। आपको सही समय पे उनको इंसुलिन लेना है, शुगर टेस्ट करना है, उसके अलावा वो नॉर्मल इंसान की तरह ही रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बच्चों में शुगर लेवल कितना होना चाहिए, क्योंकि कई हमें पता नहीं होता है कि बच्चों का शुगर लेवल जो बड़ों के मुकाबले अलग होता है ना। हाँ, अभी जो हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी उसी एडल्ट पैरामीटर्स को ही, क्योंकि जो भी लैब वगैरह है सब उसी हिसाब से ही आता है, उसी को हम मान के चलते हैं। जब डायबिटीज़ होता है तो वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है, जैसे 300 400। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हो, वो जैसे ही चेक करेंगे उसका शुगर 500 600 ऐसा होगा, क्योंकि उसके शरीर में अपना इंसुलिन ना के बराबर हो जाता है। तो और यूरिन अगर टेस्ट करेंगे तो 4+ 5+ शुगर निकलेगा। तो ये डायबिटीज़ टाइप 1 के लक्षण हैं। और अगर इस तरह का कोई भी है, बहुत आसान है, कहीं भी हम शहर में भी रह के, गाँव में भी रह के, कहीं भी रह के हम पेशाब का जांच करा सकते हैं, ग्लूकोमीटर में शुगर चेक करके देख सकते हैं अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स हम बच्चों में अगर हमको दिख रहा है तो। डॉक्टर साहब, एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे जो शायद सभी पेरेंट्स के जहन में होता है कि क्या चॉकलेट खाने से, क्योंकि कई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, तो क्या वो भी एक वजह होती है डायबिटीज़ की? देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, मैंने कहा कि इसका कोई ये नहीं है कॉज अभी तक। ये एक डीएनए में ये चेंजेस की वजह से हो सकता है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उसमें चॉकलेट का कोई रोल नहीं है। कभी कभी जैसे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स को कि होता है कि नहीं, जैसे टाइप 1 बच्चे के बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते बोलते कि मेरा बच्चा बहुत चॉकलेट खाता था, क्या उसके वजह से हो गया? मेरा बच्चा बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खाता था, तो क्यों हो गया? तो उस टाइप 1 के साथ इनका चॉकलेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर उनको जब टाइप 1 डायग्नोसिस हो जाता है, तब उस बच्चे को हम चॉकलेट खाने से परहेज करने के लिए पेरेंट्स को सलाह देते हैं, क्योंकि क्या होगा कि वो जैसे ही चॉकलेट खाएगा फिर शुगर उसका एक ही बार 300 400 हो जाएगा। अच्छा। वो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, वो जो बॉडी का जो सिस्टम है वो डिरेंज हो जाता है जब एक बार डायग्नोस्ड हो जाता है। टाइप 2 अगर अब बच्चा बहुत ओबेज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, BMI बहुत ज़्यादा है, तो उस बच्चे में हमको कोशिश करना चाहिए कि उनको हम चॉकलेट या इस चीज़ से थोड़ा परहेज करें। लेकिन बच्चा है, बचपन है, तो चॉकलेट उनके लिए कोई ये नहीं है कि एकदम नहीं, जैसे बड़े लोग को हम कहते हैं। हाँ, डायबिटीज़ हो जाए तो चॉकलेट इज़ नॉट मतलब एडवाइजेबल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नासिमा रियाज, आज इतनी जो जानकारी आपने हमसे साझा की और स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमने डायबिटीज़ से जुड़े हर पहलू को समझा, क्यों बच्चों में डायबिटीज़ की समस्या होती है, कैसे उस पर कंट्रोल रखा जा सकता है, माँ अगर डायबिटीज़ के शिकार हो तो बच्चे के लिए क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इन सभी विषयों पर विस्तार से हमने बात की। उम्मीद है इस शो का आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।